नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जहां पर रथ यात्रा वाहन को फ्लैग ऑफ किया सीएम धामी ने। और आपको बता दें कि विकास रथ वाहन को रवाना किया सीएम ने, और सीएम धामी ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ अलग अलग विधानसभा में जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और एलईडी स्क्रीन से आपको बता दें कि योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और जनता को अवगत कराया जाएगा तमाम योजनाओं से कि क्या कुछ योजनाएं सरकार की ओर से लागू की गई और क्या कुछ योजनाएं जनहित में इस वक्त चल रही हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से एलईडी स्क्रीन से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा, किस तरीके से जो ये रथ वाहन है जो तैयार किए गए हैं वाहन, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरीके से खास ये वाहन जो है। बिल्कुल, देखिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल हैं वहां दमखम से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार भी आगामी चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो योजनाएं राज्य सरकार की संचालित हो रही हैं, उस योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर के विकास रथ जो है रवाना किया गया है। यह 300 प्रमुख जगहों पर जाएंगे ये रथ, और फिलहाल जो सभी जिले हैं उनमें 7 रूट तय किए गए, जो 7 रूट के माध्यम से ये सभी जगहों पर जाएंगी। और इसमें खास बात यह भी है कि इसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को किस तरीके से जो जनता है वह लाभ उठा सके। उसके साथ ही तमाम योजनाएं ऐसी भी जिसकी सूचना जो जन तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में इन तमाम योजनाओं को उसमें एलईडी के माध्यम से दिखाया भी जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग बढ़ चढ़ के उन योजनाओं का लाभ उठा सके। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में महज अब करीब 25 से 30 दिन का ही समय बचा है, तो सरकार भी पूरी चुनावी मूड में नजर आ रही है। और जितने विकास कार्य हैं या फिर जो तमाम योजनाएं संचालित हो रही जनता के लिए, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए विकास रथ रवाना किया गया है। हालांकि आज सुबह जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन विकास रथ को रवाना किया है, जो तमाम जगहों पर जाएंगी। तो खास बात यह भी रहेगा क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि सूचना का प्रचार प्रसार न होने के चलते पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको योजनाओं का जो सूचना नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में यह एक विकल्प यह भी रहेगा कि राज्य सरकार को जो तमाम योजना संचालित हो रही है उसकी सूचना भी तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो इसको लेकर के राज्य सरकार ने यह पहल किया है, जबकि यह पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार का एक तरीका है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और बिल्कुल रोहित, साफ तौर पर यहाँ पर सरकार का प्रयास है और पार्टी का प्रयास है कि जनता को साधा जाए। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है देहरादून से, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले विधानसभा के आखिरी सत्र में हंगामे के आक्रामक रुख विपक्ष अपनाएगा और विधानसभा सत्र के पहले दिन घेराव करेगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित सोनी हमारे साथ बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, जानकारी यहाँ पर सत्र को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से? तो देखिए 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र देहरादून में आहूत की गई है। इस सत्र को लेकर सरकार पक्ष और विधानसभा की ओर से लगातार तैयारी मुकम्मल की जा रही, क्योंकि यह सत्र कई मायने काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनावी सत्र भी कहलाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास एक अंतिम सत्र है जिसमें जो है तमाम विकास कार्य की योजनाओं के तमाम घोषणाएं जो है इस सत्र के दौरान राज्य सरकार कर सकती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, खासकर कांग्रेस ने यह पहले भी कहा है कि जितने भी सरकार की जो रही है नाकामियां रही हैं, खासकर अगर बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा सत्र के अंदर यानी सदन के अंदर उठाएगी। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं कांग्रेस के, वह सदन के बाहर भी, सड़कों पर भी हंगामा करेंगे। तो इसके लिहाज से भी यह विधानसभा सत्र काफी हंगामादार रहने वाला है, क्योंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार तमाम ऐसी बड़ी घोषणाएं कर सकती है ताकि जनता को लुभाया जा सके। तो वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं इसे पानी फेरने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आगामी चुनाव में जो राज्य सरकार जनता को पक्ष में करने की बात कर रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस सत्र के दौरान जो है महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम अन्य मुद्दों को वह सदन के भीतर और सदन के बाहर सड़कों पर भी उठाने का कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, इन्होंने भी इस बात से एक संदेश देने की कोशिश की कि वह 9 तारीख यानी जो शीतकालीन सत्र के पहले दिन वह गैरसैंण जाएंगे और गैरसैंण में जाकर के जो है वहां पर धरना देंगे और वहां के विकास कार्य जो होने चाहिए थे, यानी कि जो राज्य सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार ने जब गैरसैंण को शीतकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन जो घोषित किया था, राजधानी घोषित किया था, उसमें उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की बात कही थी कि इसके लिए एक पैकेज देंगे ताकि जी
रोहित, जानकारी यहां पर आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि विपक्ष ने अपनी ओर से कमर कस रखी है। विपक्ष ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा, लेकिन सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, सरकार की ओर से लगातार इस बात तैयारी की गई थी, क्योंकि अमूमन तौर पे ये रहता है क्योंकि सरकार इसको एक अनुभव के रूप में, यानी कह सकते हैं आगामी चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मान रहा है। इसमें तमाम योजनाओं को जो है प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसमें तमाम ऐसी योजनाएं भी लाएगी ताकि जो जनता को लुभाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से जो इसमें विधानसभा सत्र में रहने वाला जो सबसे हॉट टॉपिक रहेगा वो रहेगा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात। हालांकि बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। ऐसे में शीतकाल सत्र के दौरान भी इसका जो अध्यादेश यानी विधेयक है उसको सदन पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद से जो है देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह भंग करने की जो प्रक्रिया है यानी दूसरा चरण है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को जो है राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार इसमें कई घोषणाएं भी कर सकती है, क्योंकि ये चर्चा यह भी थी कि जिलों को लेकर के बात चल रही थी कि जिलों को लेकर संबंधित घोषणाएं की जा सकती है। गैरसैंण को एक अलग जिला बनाने की बात चल रही थी। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो जनता को सीधा अटैक करते हैं, उन मुद्दों को राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस विधानसभा सत्र में उठाने की कोशिश करेगी। तो विपक्ष इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का 2 दिवसीय जो सत्र आहूत की गई है यह काफी हंगामेदार रहने वाला है और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर भी यह सत्र जो है काफी बेहतर रहेगा और जनता को कुछ खास जो सौगातें हैं वह भी मिलती दिखाई देगी। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी खेल महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन करेंगे और सीएम बीजेपी में होने वाली बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। शाम 7 बजे से 8 बजे तक सीएम आवास पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार को अत्याधुनिक हॉकी मैदान की सौगात दी है और हरिद्वार की बेटी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम पर इस हॉकी मैदान का नाम रखा गया है। आज उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने विधिवत रूप से इस मैदान का लोकार्पण किया। 17 करोड़ की लागत से बना यह मैदान प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वंदना कटारिया हॉकी मैदान जो है उसका शुभारंभ हुआ। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने मैदान का लोकार्पण किया। तो आपको बता दें कि करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये मैदान तैयार हुआ है और अत्याधुनिक मैदान है ये। आपको बता दें कि तमाम सुविधाओं से लैस ये मैदान जो है वो बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकार्पण कार्यक्रम में खेल मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे और हरिद्वार को ये बड़ी सौगात दी है और युवाओं के लिए बड़ी सौगात है, खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है। जो युवा जो हैं हॉकी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं या हॉकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक सौगात से कम नहीं है। और युवा जो है यहाँ पर आकर अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने हुनर को और भी निखार सकते हैं। उनके नाम से ये ग्राउंड खुला है, वही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद तो थी नहीं कि रोशनाबाद में कभी ऐसे टर्फ भी मिलेगा, लेकिन अभी टर्फ मिला है तो बहुत खुशी की बात है कि सबको अच्छे खेलना मिलेगा यहाँ पे ग्राउंड में। ये टर्फ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और खेल मंत्री महोदय द्वारा आज उस ग्राउंड का लोकार्पण किया गया है, हॉकी का सिंथेटिक ग्राउंड का, और इसका वंदना कटारिया के नाम पे रखने का एक विशेष महत्व रहेगा और इससे आने वाले समय में हमारे हरिद्वार जनपद के और राज्य के बच्चे लाभान्वित होंगे। और बहुत लंबे समय से यहाँ के खिलाड़ियों की एक मांग थी, एक उनका आग्रह था कि इस स्टेडियम का नाम जहाँ से हरिद्वार की बेटी हमारे राज्य का गौरव प्रशिक्षण प्राप्त कर, अभ्यास कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जनपद का और राज्य का नाम रोशन कर रही है, तो उनके मान सम्मान और गौरव के लिए जो निर्णय लिया गया यह काफ़ी सराहनीय है और प्रशंसनीय है। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल एक छोटे से गाँव में से वंदना कटारिया एक गरीब की बेटी होते हुए उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष उसको शब्दों में नहीं सीमित किया जा सकता और उनके नाम से हरिद्वार और उत्तराखंड और देश के कोने कोने से जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनसे सीखेंगे
और मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हरिद्वार को ये अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम जो है वो मिला है और युवाओं में भी खासा उत्साह इस स्टेडियम को लेकर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपने अभी सुना, जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें भी उत्साह है इस मैदान के मिलने के बाद, और खिलाड़ी जो हैं वो भी उत्साहित हैं और काफ़ी खुश हैं कि उनके क्षेत्र में अब हॉकी का अत्याधुनिक मैदान है। जो तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उनसे लेस ये मैदान उन्हें मिला है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस मैदान को बनाने में करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च जो है वो आया है। और आपको बता दें कि वंदना कटारिया के नाम पर इस मैदान को रखा गया है। खेल मंत्री ने मैदान का लोकार्पण किया और मैदान का लोकार्पण करते हुए तमाम क्षेत्र की जनता को ये मैदान समर्पित किया, तमाम युवाओं को समर्पित किया, तमाम खेल प्रेमियों को समर्पित किया और उन खिलाड़ियों को समर्पित किया ये मैदान जो हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं हॉकी की, और हॉकी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पौड़ी में पदों पर 300 से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी सेवारत हैं और एनएचएम संविदा कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य समान वेतन और 60 साल तक सेवा का अवसर और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये एनएचएम कर्मचारी इससे पहले भी 29 मई से 5 जून तक कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्य बहिष्कार यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार है और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और समान कार्य समान वेतन की मांग भी कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो आक्रोशित साफ तौर पर दिख रहे हैं और एनएचएम कर्मचारियों ने 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है और साथ ही 60 साल तक सेवा का अवसर मांग रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग भी यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से जारी है। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम किया है ना। पुरस्कार के बदले हमें तिरस्कार मिल रहा है। न कोई सरकार में हमारी बात सुनने को तैयार है, न कोई जो है हमारे जो मांगे हैं उनको सुनने को तैयार है। तो हमारी मांगे बहुत बड़ी तो है नहीं। इतनी महंगाई काल में जो है अगर हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हम 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमारी उम्र 50-60 मतलब 50-45 ऐसे हो चुकी है, कार्यक्रमों में दे चुके हैं, अब हम दूसरी जगह तो जा नहीं सकते। तो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो कोई हमारा हक है ये मांगना। हम इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज के हम देश सेवा कर रहे हैं ना। भाई हमें हमारे अधिकार, हमको ये अलग लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कोविड में जो है रात दिन काम किया हम लोगों ने और अभी भी कर रहे हैं। कोविड में हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से जो है बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है। सबको देखा जा रहा है, केवल एनएचएम वालों को नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए हम हड़ताल जारी रखेंगे। ये देखो, प्रभाव तो कोई भी अगर हमारा कर्मी कार्य बहिष्कार पे जाता है तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है निश्चित रूप से। लेकिन तब भी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितने भी हमारे जो है चिकित्सालय हैं, वहाँ जितने हमारे इंचार्ज हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन सबको हमारे यहाँ से निर्देश जारी हो गए और पूर्व में उनको अवगत करा दिया गया था कि ये लोग कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रखी है। जो हमारे अन्य कर्मी हैं वो दिन रात कार्य करेंगे, लेकिन जो है अपना जो भी इन लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता था तो उसका कोई आम जनता पे प्रभाव ना पड़े, हम लोगों ने अपनी उसके लिए तैयारी पूर्ण कर रखी है। मुख्यमंत्री होश में 9 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया है कि छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने और सरकारी उपक्रमों
के निजी कारण बंद करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा के छूट, बेरोजगारी युवाओं को रोजगार दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। हरिद्वार के आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों में घुसने का सिलसिला जारी है और आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार तो शहरी क्षेत्रों में हाथियों के घुसने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मातृ सदन आश्रम के पास जंगली हाथियों का झुंड घुसने से हड़कंप पहुंच गया और जब तक ये हाथी नदी के किनारे बने रहे तब तक स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगली हाथियों का ये आतंक जारी है और ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल जो है लगातार बना हुआ है। ग्रामीण जो है डर के साए में जी रहे हैं। आबादी क्षेत्र में आपको बता दें कि हाथियों का झुंड जो है घुसा, ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों का झुंड जो है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।